एनाटॉमी लैब में आप सभी का स्वागत है और नया साल आ चुका है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारा पेट कितना खाना एक्चुअली अंदर संभाल सकता है, और हम जानने की कोशिश करेंगे कि जब फूड अंदर होता है तो आखिर उसके साथ क्या किया जाता है, और हम ये भी जानेंगे कि आखिर पेट दर्द के पीछे मेन कारण क्या होता है। और साथ ही हमारा जो स्टमक होता है उसके अंदर बहुत सारे एसिड्स होते हैं, आखिर वो सारे एसिड हमारे स्टमक को नुकसान क्यों नहीं पहुंचाते। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टमक के कुछ बेसिक्स और स्टमक की एक्सटर्नल एनाटॉमी के साथ, और कैसे ह्यूमन बॉडी में ये रखा रहता है। ये हमें समझने में हेल्प करेगा कि बच्चे कैसे हमें सालों से बेवकूफ़ बनाते आ रहे हैं। तो चलिए डायसेक्शन को देखते हैं। आप ट्रे पर स्टमक को यहाँ देख सकते हैं, और इसे अक्सर जे शेप्ड कहा जाता है क्योंकि ये थोड़ा जे जैसा दिखता है यार। और आप यहाँ एक कर्व और वहाँ एक कर्व देख सकते हो। दो कर्व्स में से जो बड़ा कर्व है उसे रेफर किया जाता है एज द ग्रेटर कर्वेचर ऑफ स्टमक, और जो छोटा कर्व है उसे लेसर कर्वेचर ऑफ स्टमक कहा जाता है। स्टमक को 3 रीजन में भी सेगमेंट किया जा सकता है, जो लोकेशन और फ्यूचर टॉपिक्स के लिए हेल्प करेगा इसे डिस्कशन में। अब मैंने यहाँ पर प्रॉब रखा है और इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। ये जो पहले वाला हिस्सा है इसको फंडस ऑफ द स्टमक भी कहा जाता है, और इसके बाद ये दूसरे वाला हिस्सा एक्चुअली इसको हम लोग बॉडी कहते हैं स्टमक की, और ये तीसरे वाला होता है हमारा पाइलोरिक या फिर पाइलोरस। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट स्पिंक्टर होता है जो कि इस पाइलोरस या फिर पाइलोरिक रीजन में है, और वो यहाँ है जिसे पाइलोरिक स्पिंक्टर कहा जाता है। और आप इसे नेकेड आई से देख सकते हो क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्पिंक्टर होता है जो एक टाइम पर सिर्फ थोड़ा मटीरियल अपने थ्रू पास करने देता है, और इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। बट पहले हमें लोकेशन की बात करनी है। स्टमक लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट ऑफ द एब्डोमेन में रहता है, यानी कि ऊपरी हिस्सा। और अगर आप जेफरी को देखो तो आप देखोगे कि ये रिब केज के थोड़ा नीचे लेफ्ट साइड में बैठा होगा यहाँ, और एक्चुअली यहाँ पर ये कर्व वाला हिस्सा आएगा जो बिल्कुल यहाँ से कर्व होता है। वहीं पेट का जो पाइलोरिक रीजन है वो थोड़ा रिब केज के बाहरी तरफ ज्यादा होता है, तो वहीं कुछ स्टमक रिब केज के नीचे होता है और कुछ मिड लाइन तक ऐसे कर्व करता है। अगर आप कैडावर डाइसेक्शन को देखो तो आप फिर से देखोगे यहाँ स्टमक है और यहाँ पर रिब्स है जो कि मैं अभी टैप कर रहा हूँ, और आप देख सकते हो कि वो लेफ्ट साइड पर जो ग्रेटर कर्वेचर टाइप है ना स्टमक का, ये मिड लाइन की तरफ है। अब तुम्हें नहीं लगता कि बच्चों ने तुम्हारा मामू बना दिया है? क्योंकि जब भी उनको पेट में दर्द होता है वो कहते हैं मम्मी डैडी यहाँ पर मुझे बहुत दर्द हो रहा है। नहीं 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 नहीं, वो ऐसा नहीं कहते। वो हमेशा यहाँ पर पकड़ के कहते हैं कि मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, लेकिन यहाँ पर तो पेट ही नहीं होता भाइयों, तो दर्द कैसे हो रहा है? और हम हमेशा उनके इस झूठ में फंस जाते हैं और उनको एक दिन रेस्ट करने के लिए दे देते हैं, स्कूल जाने से मना कर देते हैं। और जब वो अपने रूम में रेस्ट करने के लिए जाते हैं तो तुम में से कुछ लोग उन्हें टीवी देखने देते हो बिकॉज तुम थोड़े सॉफ्ट हो, और वो रेस्ट करने के लिए टीवी देखते हैं। और जैसे ही तुम पीछे मुड़ते हो वो कहते हैं कि मेरे पापा कितने भोले हैं, बेचारे को ये ही नहीं पता कि पेट यहाँ नहीं होता। लेकिन मैं एक्चुअली ऐसी उम्मीद करता हूँ, और कम से कम मैं तो करता हूँ कि मेरा बच्चा किसी दिन मेरे पास आएगा और कहेगा देखो डैडी मुझे यहाँ पर जोजनों में दर्द है। पुत्र, मैं नहीं जानता कि ये सच है या नहीं, पर मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तुम स्कूल से घर रुक सकते हो, क्योंकि तुम्हें अपनी एनाटॉमी के बारे में पता है, और एनाटॉमी सबसे बेस्ट है। सारी बेवकूफ़ी एक तरफ रखते हैं। ये अच्छा है कि हमें पता है कि स्टमक लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में है, स्मॉल इंटेस्टाइन ज्यादा सेंट्रल एब्डोमेन ऑक्यूपाई करती है, और स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में हम एक अलग वीडियो में बात करेंगे जब हम खाना ठूस देते हैं। पर चलो बात करते हैं हमारे रेगुलर से खाने के साथ, कि हम जो भी डेली या रेगुलरली खाते हैं उस सब को हमारा स्टमक आखिर हैंडल कैसे करता है, और देखते हैं। तो जो तुम यहाँ देख सकते हो वो है ईसोफेगस का बिल्कुल निचला हिस्सा, और कभी कभी लोग इसे फूड ट्यूब का निकनेम भी देते हैं। जब हम फूड स्वलो करते हैं तो फूड नीचे ईसोफेगस के थ्रू स्टमक में जाता है। अब जब वो स्टमक में जाता है तो हम सेल्स को स्टिमुलेट करेंगे कुछ कंपाउंड या केमिकल रिलीज करने के लिए। अब चलो एक और डाइसेक्शन यूज करते हैं। तो बस कंपैरिजन करने के लिए, ये लगभग 2/3 ऑफ द साइज है स्टमक का, स्पेशली फंडस। ये लगभग वहाँ है जहाँ ईसोफेगस इस स्टमक में आएगा। तो हम इतना कह सकते हैं कि फंडस बाकी स्टमक से थोड़ा बड़ा है। और बेशक हम स्टमक की स्ट्रेचिंग के बारे में बात करेंगे वीडियो के अंत में, लेकिन एक चीज जो बहुत ऑसम है और वो ये है कि अगर तुम स्टमक की इनसाइड लाइनिंग को देखो तो इसका एक खुद का नाम है, और वो है ट्यूनिका म्यूकोसा।
देखो, ट्यूनिका बसिक्लेयर को रेफर करती है, वहीं म्यूकोसा क्योंकि ये कुछ म्यूकस सिक्रीट करेगा। अब ये गैस्ट्रिक फोल्ड या गैस्ट्रिक रुगे कहा जाता है इन्हें, और रुगे बस लिटरली फोल्ड का दूसरा नाम है। ये फिर इम्पोर्टेंट होगा बाद में हमारे वीडियो में जब हम स्टमक की स्ट्रेचिंग के बारे में बात करेंगे, लेकिन मैं चाहूंगा कि हम प्रिटेंड करें कि हम जूम इन कर रहे हैं, जैसे कि हम किसी बस में बैठ के इसके अंदर जा रहे हों। तो अगर हम इस ट्यूनिका म्यूकोसा को माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें तो हम कुछ रियली इंपॉर्टेंट सेल टाइप्स देखते हैं जो स्पेसिफिक सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं। हम 3 टाइप के सेल्स के बारे में बात करेंगे जो कि हैं चीफ सेल्स, पैराइटल सेल्स और म्यूकोजल सेल्स। अब देखो, चीफ सेल्स 2 बहुत इंपॉर्टेंट सब्सटेंस सिक्रीट करता है, एक है पेप्सिनोजेन और दूसरा है गैस्ट्रिक लाइपेज। पेप्सिनोजेन स्टमक के एसिड से पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है और फिर ये पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ने में मदद करता है, जो बेसिकली हम प्रोटीन्स को ही तोड़ रहे हैं। अब गैस्ट्रिक लाइपेज फैट्स को तोड़ने में मदद करता है। तो ये सिक्रीशंस चीफ सेल्स रिलीज करते हैं, लेकिन मैं एक और सेल का जिक्र करना चाहूंगा जो कि 2 इंपॉर्टेंट सब्सटेंस को सिक्रीट करता है, और वो है हमारा पैराइटल सेल। पैराइटल सेल्स इंट्रिंसिक फैक्टर और हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट करते हैं। इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करने के लिए ज़रूरी होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है जिसके बारे में हम एक और वीडियो बना सकते हैं। वहीं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के भी और फंक्शंस होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोटीन को डीनेचर यानी कि अलग अलग करने में मदद करता है, तो ये डाइजेशन में मदद करता है। हम ये भी देखते हैं कि ये पैथोजेंस को मार देता है, यानी कि हमें नुकसान पहुंचाने वाले सभी बैक्टीरिया और कुछ वायरसेस को भी। अब सवाल ये आता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक की लाइनिंग यानी कि ट्यूनिका म्यूकोसा को क्यों नहीं खाता है? वेल, इसके लिए हमें तीसरे सेल टाइप के पास जाना पड़ेगा जो कि है हमारा म्यूकस सेल्स। म्यूकस सेल म्यूकस सिक्रीट करते हैं और स्टमक की पूरी लाइनिंग के ऊपर एक परत बना देते हैं। तो अगर हम इसे पूरे एरिया को यहाँ पर देखें तो ये पूरा म्यूकस से ढक जाता है, और तुम इसे ऐसे समझो, यहाँ पर पेट है, उसके ऊपर म्यूकस की लाइनिंग और उसके ऊपर एसिड, और इसी वजह से ये स्टमक की लाइनिंग को नुकसान नहीं पहुँचा पाती है। अगर तुम कोई ऐसी मेडिकेशन लेते हो जो म्यूकस प्रोडक्शन कम कर देती है, जैसे आइबोप्यूरेफोन और एडविल, तो ये म्यूकस को थोड़ा पतला कर देती है और इसलिए एसिड स्टमक को थोड़ा और इरिटेट कर सकता है। अब हम देख सकते हैं कि स्टमक फूड को एक्चुअली सब्सटेंसेस जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एंजाइम से ढक देता है, जो फूड के ब्रेकडाउन में काफ़ी मदद करते हैं। लेकिन स्टमक यहीं नहीं रुकता, ये फूड को मिक्स करता रहता है जो डाइजेशन में मदद करता है। इसे अक्सर मस्कुलर ब्लेंडर भी कहा जाता है। तो चलो यहाँ देखते हैं, और फिर से इमेजिन करो कि स्टमक की वॉल स्मूथ मसल है और वो स्मूथ मसल फूड को एक स्पेसिफिक तरीके से मिक्स करती है, और जो फैंसी शब्द है डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए खाना नीचे ले जाने के लिए, उसे पेरिस्टालसिस कहा जाता है। और ये स्टमक के एक्चुअली वेव की तरह काम करता है और खाना आगे पीछे करके नीचे पहुंचाता है। तुम इमेजिन करो, यहाँ पे स्टमक का शुरुआत है जहाँ से हम एंटर करते हैं, और फिर ये एंड धीरे धीरे आगे इंटेस्टाइन में जाता है। स्टमक फूड को इस डायरेक्शन में भेजता है, और याद रखना कि हमारे पास एक बहुत टाइट पाइलोरिक स्पिंटर था, और वो पाइलोरिक स्पिंटर इतना टाइट होता है कि वो सिर्फ 3 mm डायमीटर का होता है, और ये बहुत कम है, तो सिर्फ छोटी चीज़ें ही पास कर सकती हैं। तो कोई भी चीज़ जो इस डायरेक्शन में पुश होती है, अगर वो स्मॉल नहीं है तो वो वापस पुश हो जाती है, और तुम्हें स्टमक में एक वेव टाइप की मिलती है जो बैक एंड फोर्थ होती है जब कोई सब्सटेंस इस डायरेक्शन में पुश होता है। अगर वो स्मॉल इनफ है तो वो अंदर चली जाएगी। एक सवाल मचलता है स्टूडेंट्स के दिमाग में कि ये वेव कब तक आगे पीछे ऐसे स्टमक में चलती रहेगी। वेल, ये थोड़ा डिपेंड करता है। एक ये डिपेंड करता है कि तुमने कितना फूड खाया है, जो फिर से हम अभी बात करेंगे, और दूसरा ये फूड के टाइप पर डिपेंड करता है। कार्बोहाइड्रेट सबसे तेज ब्रेकडाउन हो जाते हैं, तो अगर तुम्हारे खाने में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हैं तो वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाएंगे, और प्रोटीन फिर अगले नंबर पर आते हैं, और फिर फैट सबसे धीरे डाइजेस्ट होते हैं। तो कार्ब्स, प्रोटीन्स और फैट्स, और ज़्यादातर टाइम हम इन सब का एक मिक्सचर खाते हैं, और उस मिक्सचर में जिसकी क्वांटिटी सबसे ज़्यादा होगी वो डिपेंड करेगा कि कौन कितना जल्दी डाइजेस्ट होगा। अब देखो, 2 से 4 घंटे लग सकते हैं पेरिस्टालसिस की इस प्रोसेस में, ताकि तुम्हारा पेट खाली हो सके। आखिरकार हम बात कर सकते हैं कि हम स्टमक में कितना खाना पैक कर सकते हैं थैंक्स गिविंग या फिर न्यू ईयर वाले दिन, जब भी तुम चाहो। और हाँ, ये मेंशन करना ज़रूरी है कि हमने लैब की लोकेशन चेंज की थी। मुझे एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट सेटअप करना था जो हम अभी 1 सेकंड में कंडक्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर तुमने कभी रिसर्च की है कि हमारा स्टमक कितना खाना अपने अंदर रख सकता है, तो तुम्हें बहुत सारा डाटा मिलता है, और उनमें से कुछ किताबों में कहा जाता है कि ये 6 लीटर तक अपने
अंदर संभाल सकता है। और ये लगभग ये सारी बोतलों के बराबर होगा। ये सारी 500 मिलीलीटर्स की है। तो अब ये देखो और मेरी बॉडी को देखो यार, कैसे ये अंदर जाएगा। ये काफ़ी रिमार्केबल है। और सोचना कि 6 लीटर, लेकिन फिर तुम दूसरे रिसर्च देखते हो और वो कह रहे होते हैं कि शायद 2 से 4 लीटर के बीच में। ओके, तो ये 2 लीटर है, तो देखा जाए तो ये बस 4 बोतल है। और अगर मैं इसमें 4 और ऐड कर दूं तो ये 4 लीटर ही हो जाएगा। और इतना तो शायद मैं संभाल सकता हूँ, है ना, शायद। पर मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये भी थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। और कुछ मेडिकल बुक्स देखोगे तो उनमें मेंशन किया जाता है कि स्टमक रिलैक्स स्टेट में अपनी 0.8 से 1.5 लीटर तक फूड रख सकता है। तो अगर हम इसको कंपेयर करें बोतलों से तो ये 1 लीटर है और ये तुम्हें पता है ये 1.5 लीटर, मतलब 3 बोतल। और अगर तुम्हें लगता है कि ये बहुत कम है तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ एक चीज़। ये है इतनी बोतल्स और ये रहा इतना सा स्टमक। अब इसमें कैसे डालोगे? तो चलो ट्राई करते हैं, क्योंकि मेरे पास 2 बोतल्स हैं 500 ml की दोनों, और हम एक्चुअली ये डालने की कोशिश करेंगे इस कैडावर के स्टमक में। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले 500 ml वाली से। तो मैं अब ईसोफेगस के जो बचा हुआ हिस्सा है उसमें जाने वाला हूँ। अब आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पर ब्लैक बैंड बांधा हुआ है, ये पायलोरिक स्पिंटर को बंद कर रहा है यहाँ से। अब हम थोड़ा सा फ्लूइड यहाँ से रिलीज करेंगे, तो मैं ये बैंड थोड़ा और टाइट करना चाहता हूँ ताकि हम एक्चुअली ये समझ सकें कि कितना फ्लूइड स्टमक में रहेगा। अब जब मैं फ्लूइड यहाँ डाल रहा हूँ तो कुछ चीज़ें होती हैं जो एक लिविंग बॉडी में होती है जब फूड डाला जाता है। जैसे मैं थोड़ा पानी यहाँ डाला और स्टमक इसको सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू सेंस करेगा और ये रिफ्लेक्स आर्क वेगस नर्व के थ्रू ब्रेन को भेजेगा और ब्रेन जल्दी से सिग्नल भेजेगा स्मूथ मसल को स्टमक के नीचे की तरफ थोड़ा रिलैक्स करने के लिए, ताकि स्टमक थोड़ा और फूड को अंदर डाल सके। जैसे ही मैं और ज़्यादा डाल रहा हूँ आप देख सकते हैं कि स्टमक एक्सपैंड होने लगता है। मुझे बोतल से एयर बबल्स निकालने होंगे, एक सेकंड। चलो और डालते हैं। देखो देखो ये स्टमक एक्सपैंड हो रहा है और स्ट्रेच होता है। तो अरे ओ 500 ml हमारे ख़त्म हो गए, सब पी गया ये। तो आप देख सकते हैं स्टमक कितना स्ट्रेच हो गया है। काफ़ी कूल है ये। क्या हम और डाल सकते हैं? मुझे नहीं पता, लेकिन हम ट्राई करेंगे। तो ये रहे अगले 500 ml और मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ। देखो सच्ची बताऊँ तो बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ और मैं नहीं चाहता कि ये फट जाए। ये स्ट्रेच तो हो रहा है। ओ, नहीं नहीं नहीं, उन लोगों के लिए जो ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये एपिक यूट्यूब वीडियो बन जाए और ये फट जाए, मैं वो नहीं करूँगा, क्योंकि मैं सच में चाहता हूँ कि ये स्टमक इंटैक्ट रहे। लेकिन चलो ये देखते हैं। हमने स्टमक को थोड़ा तो फुला दिया यार। ये सिर्फ लगभग 600 ml है जो स्टमक में अभी डाला है। अब दोबारा से चलो बात करते हैं कि इस छोटे से एक्सपेरिमेंट की लिमिटेशन के बारे में। एक ये कि हमने वो रिफ्लेक्स नहीं दिया जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में होता है। जब फूड इनिशियली डाला जाता है वो रिफ्लेक्स सिग्नल ब्रेन को भेजा जाता है ताकि स्मूथ मसल रिलैक्स हो सके और फूड को अंदर आने दिया जा सके। अब एक एवरेज ह्यूमन में ये है कि जब स्टमक रिलैक्स होता है वॉल्यूम लगभग 0.8 से 1.5 लीटर हो जाती है जब तक आप वॉल पे प्रेशर डालना शुरू नहीं करते या फिर स्टमक को स्ट्रेच नहीं करते। वेल क्या होता है अगर हम अपनी कैपेसिटी से ज्यादा खाना खा ले? चलो कहते हैं कि 1.5 लीटर हमारी कैपेसिटी है और हम 2 लीटर तक खाना खा लेते हैं और हम बार बार ऐसा करते हैं कई हफ्तों तक। तो क्या इससे हमारे पेट की कैपेसिटी बढ़ जाएगी? और इसका जवाब है हाँ, क्योंकि स्टमक हमारा उन ऑर्गन्स में से आता है जो बड़ी इजीली स्ट्रेच हो सकता है हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में अगर आप इस पर थोड़ा प्रेशर डालेंगे। और इस वजह से मैं कह सकता हूँ कि आपके पेट की कैपेसिटी बढ़ जाएगी अगर आप लगातार ज़्यादा खाना खाएंगे। तो फिर ये पेट और पेट भरने की जो फीलिंग होती है ना, उसको आखिर कैसे इफेक्ट कर सकता है? चलो अब हम नॉर्मल आइडिया के बारे में बात करते हैं। नॉर्मली ब्रेन में एक स्ट्रक्चर होता है जिससे हाइपोथैलेमस कहते हैं, जो हमारे पेट को रेगुलेट करता है और वो कई सोर्सेज से इंफॉर्मेशन लेता है। एक सोर्स होता है ये स्टमक का ये वाला हिस्सा, इसमें कुछ नर्व्स होती हैं जो जब पेट ज़्यादा स्ट्रेच हो जाता है ना वो एक सिग्नल भेज देती हैं आगे और ये सिग्नल ब्रेन तक भेजा जाता है जो कहता है बस हो गया, मुझे और नहीं खाना। लेकिन फिर कुछ हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं जब फूड स्टमक में एंटर करता है और स्पेसिफिकली अगले हिस्से में जिसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं या जो स्ट्रक्चर है डुओडेनम, उसमें भी कुछ हार्मोन्स रिलीज होते ही हैं। और इन्हीं में से एक हार्मोन होता है कोलियोसिस्टिकाइनिन और इसे हम कोलिसिस्टिकाइनिन भी कहते हैं। और ये हार्मोन कई चीज़ों में इन्वॉल्व होता है जैसे कि हमारे पेट को सप्रेस करना। अब कुछ लोग तो कहते हैं कि ओके, मैंने सुना है कि अगर तुम बहुत जल्दी खाते हो ना
तो तुम्हारा ब्रेन को थोड़ा टाइम लगता है ये समझने में कि तुम फुल हो या नहीं। इसमें कुछ सच्चाई तो है, लेकिन ये पर्सन टू पर्सन थोड़ा बदलता है। एक तरीका ये सोचने का है कि सिग्नल जो रिलेटिवली फास्ट ब्रेन तक भेजा जा सकता है वो स्टमक की वॉल में जो नर्व इम्पल्स होती है उनसे डायरेक्ट ब्रेन में चला जाता है। लेकिन अगर हम कोलियोसिस्टिकाइनिन की रिलीज की बात कर रहे हैं, जो दूसरी चीज़ों के साथ मिलकर हमारे पेट को सप्रेस करने में मदद करता है, वो तब तक रिलीज नहीं होता जब तक फूड डुओडेनम या फिर डुओडेनम के अंदर नहीं जाता है। तो तुम सोच सकते हो इस फूड डिले वाली फीलिंग का रीज़न क्या हो सकता है। क्योंकि अगर तुम्हें याद हो तो हमने वीडियो में बात की थी कि फूड सिर्फ 3 mm तक का ही इस पायलोरिक स्फिंक्टर से पास हो सकता है, तो फूड को डुओडेनम तक पहुंचने में थोड़ा वक्त लगेगा और ऐसे केस में कोलियोसिस्टिकाइनिन रिलीज नहीं होगा जल्दी से, और इसीलिए आपको जो पेट भरने वाली फीलिंग है वो बड़ा ही देर से आएगी। अब इस डिस्कशन को यहीं पर ख़त्म कर देते हैं। हाँ, हम अपने स्टमक को स्ट्रेच कर सकते हैं कुछ छोटी मोटी पार्टीज़ के लिए, चाहे वो थैंक्स गिविंग हो, न्यू ईयर हो, बड़ी पार्टीज़ हो दोस्तों के साथ। तो जैसे कभी कभी ये हो सकता है स्टमक अपनी रेगुलर साइज पर वापस चला जाएगा स्मूथ मसल के कॉन्ट्रैक्शन के साथ, और हमारी ओवर ईटिंग जो कैपेसिटी से ज़्यादा खाना है वो स्टमक को स्ट्रेच कर सकती है, और इस पूरे आइडिया को भी इन्फ्लुएंस कर सकती है कि आखिर तुम्हें कब तुम्हारा पेट भरा हुआ महसूस होगा। क्योंकि अगर तुम्हारा पेट बड़ा है तो तुम्हें लेट स्ट्रेचिंग महसूस होगी और इस वजह से तुम ज़्यादा खाना खा पाओगे। अब बिना पेट भरने की फीलिंग के ज़्यादा खाना अच्छी बात है या फिर बुरी बात है, ये तुम डिसाइड कर लो अपने आप। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, और मुझे उम्मीद है तुम्हें पेट के बारे में कुछ नई जानकारी जानने को मिली होगी। और हमारी नई मर्चेंडाइज भी अवेलेबल है हमारे स्टोर पे, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगली वीडियो के लिए कोई सजेशन है या फिर इस वीडियो में कुछ समझ नहीं आया तो नीचे कमेंट कर देना, मैं तुम्हें बता दूंगा। खुद रिप्लाई करता हूँ मैं हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु और जितनी भी भाषा में। और प्लीज़ अपनी नए साल की पार्टी में जम के खाना और मज़े उड़ाना।